नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद श्याम में। तो आइए, आज 10 नवंबर है तो अपन एक दिन पहले 9 नवंबर की करंट अफेयर्स और प्रीलिम्स फैक्ट और चर्चित विषय की बात करते हैं। क्या रहा 9 नवंबर के दिन विशेष, तो आइए देखते हैं आज के चर्चित विषय महत्वपूर्ण में जीएस विद श्याम के साथ। खबरों की बात करें तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के प्रति न्यायपालिका की संवेदनशीलता को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को वन साइज फिट फॉर ऑल के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक व्यक्ति विभिन्न तरह के खतरों का सामना करता है, जिसमें शारीरिक और भावनात्मक प्यार, दुख व खुशी दोनों शामिल हैं, जो कि मानव मन एवं भावनाओं की बहुआयामी प्रकृति के अनुसार अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। बात करें विश्व मानसिक दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मानसिक दिवस प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट है विश्व मानसिक दिवस, क्योंकि आजकल जिस तरह समाज आगे की तरफ बढ़ रहा है तो लोगों को स्वस्थ होना, मानसिक तरीके से फिट होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य रहना आजकल के युवकों में देखा जाता है, कई तरह की नशीली दवाओं का सेवन करते हैं, जिस कारण वह मानसिक स्वस्थ नहीं रहते हैं। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य की तरफ सरकार अपना एक कदम बढ़ा रही है ना। उसमें लगातार कार्य कर रही है कि कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए। तो मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर मानसिक स्वास्थ्य दिवस संबंधित एक हेल्पलाइन की बात करते हैं, किरण हेल्पलाइन। वर्ष 2020 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने चिंता, तनाव, अवसाद, आत्महत्या के विचार और अन्य मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं का सामना कर रहे लोगों को सहायता प्रदान के लिए 24 घंटे टोल फ्री हेल्पलाइन किरण शुरू की है ना। इस हेल्पलाइन का नाम है किरण हेल्पलाइन। ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक हेल्पलाइन है, ठीक है, इसलिए इसको याद रखिएगा। आगे बात करते हैं चर्चित विषय में। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट सूचकांक 2021 जारी की है। परिचय की बात करें कि क्या है यह, तो लेट्स रिपोर्ट का उद्देश्य लॉजिस्टिक रिपोर्ट का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लॉजिस्टिक प्रदर्शन का आकलन करना और उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां वे लॉजिस्टिक प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं। और इसे 2018 में ही लॉन्च किया गया था, ठीक है। मेंस के लिए आता है ये कि इसके बारे में लिखने को आता है ना। चर्चा में क्यों, अगला टॉपिक की बात करते हैं। हाल ही में भारत ने बजट एयरलाइन गो फास्ट, जिसे पहले गो एयर के नाम से जाना जाता था, द्वारा संचालित श्रीनगर और शाहजहां यूएई के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू की है। इस विमान को पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से गुजरना था, ठीक है। हालांकि उड़ान को पाकिस्तान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई और गंतव्य तक पहुंचने के लिए उड़ान को लंबा रास्ता तय करना पड़ा। इससे पाकिस्तान द्वारा वायुमार्ग की प्राथमिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने की चिंता भी बढ़ गई। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की, है ना, तो यह संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन यूएन की एक विशिष्ट एजेंसी है, जिसे वर्ष 1944 में स्थापित किया गया था, जिसे शांतिपूर्ण वैश्विक हवाई नेविगेशन के लिए मानकों और प्रक्रियाओं की नींव रखी। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संबंधी अभिसमय कन्वेंशन पर 7 दिसंबर 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर किए गए, इसलिए इसे शिकागो कन्वेंशन भी कहा जाता है। शिकागो कन्वेंशन ने वायुमार्ग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय परिवहन की अनुमति देने वाले प्रमुख सिद्धांतों की स्थापना की और आईसीओए के निर्माण का भी नेतृत्व किया, है ना। इसमें 193 देश हैं, जिसमें अपना भारत भी शामिल है ना। अगर बात करें इसके मुख्यालय की, तो मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका मुख्यालय है, ठीक है। अब और इस समय वर्तमान में नागरिक और केंद्र उड्डयन मंत्रालय किसके पास है, तो वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास। किसके पास? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और सचिवालय की भी बात कर लेते हैं। भारत ने 1999 में एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी का गठन किया, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी पहलुओं और इसके द्वारा विचार विमर्श किया जाता है। एनएससी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है, यानी इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। इसमें त्रिस्तरीय संरचना शामिल होती है। रणनीतिक नीति समूह एसपीजी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड एनएसएबी और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय। गृह, रक्षा, विदेश और वित्त इसके सदस्य हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इसके सचिव के रूप में कार्य करते हैं।
आगे बात करते हैं स्वर्ण जयंती फेलोशिप। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने स्वर्ण जयंती फेलोशिप के लिए 17 वैज्ञानिकों का चयन किया। इन वैज्ञानिकों को अभिनव अनुसंधान, विचारों और विभिन्न विषयों में अनुसंधान एवं विकास पर प्रभाव पैदा करने की क्षमता के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक। प्रमुख बिंदु की बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता के 50वें वर्ष 1997 के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती फेलोशिप योजना की स्थापना की गई। यानी कब स्थापना की गई? 1997 में स्वर्ण जयंती फेलोशिप की स्थापना की गई। नंबर 5 में बात करते हैं पद्म पुरस्कार 2020। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में 2020 के लिए 119 चयनित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इस सूची में 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री पुरस्कार भी शामिल है ना। इसमें बहुत ही एक प्रसिद्ध महिला रही जिसे जंगलों का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। अब आप लोग उनके बारे में सर्च करिएगा और पढ़िएगा कि वो कौन है जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित या पुरस्कार दिया गया। ठीक है। परिचय की बात करें तो इन पद्म पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर की जाती है। वर्ष 1954 में स्थापित यह पुरस्कार संक्षिप्त रूप से वर्ष 1978, वर्ष 1979, वर्ष 1993 और 1997 के दौरान निलंबित हुआ। यह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। यानी 1978, 1979, 93 और 97 के दौरान यह निलंबित हुआ। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। उद्देश्य की बात करें तो क्या उद्देश्य है इसका? यह ऐसी सभी गतिविधियों या विषय के क्षेत्रों में उपलब्धियों की पहचान करता है जिनमें सार्वजनिक सेवा का तत्व शामिल है। ठीक है। फिर बात करते हैं विश्व रेडियोग्राफी दिवस। आज के विशेष में विश्व रेडियोग्राफी दिवस एक्सरे अथवा एक्स रेडिएशन की खोज के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। गौरतलब है कि 8 नवंबर 1895 को जर्मन वैज्ञानिक विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन द्वारा एक्सरे प्रणाली की खोज की गई है ना। रॉन्टगन उनकी खोज के लिए उन्हें वर्ष 1901 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी एक्स किरणों की खोज किसने की? तो रॉन्टगन ने की। तो ये 8 नवंबर को। फिर 9 नवंबर को ऐसे उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो इसको भी देख लेते हैं। 9 नवंबर 2021 को उत्तराखंड का 21वां स्थापना दिवस मनाया गया। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर वर्ष 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में किया गया है ना। वर्तमान उत्तराखंड राज्य पहले आगरा और अवध संयुक्त प्रांत का हिस्सा था। यह प्रांत वर्ष 1902 में अस्तित्व में आया और बाद में वर्ष 1935 में इसे संक्षेप में केवल संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया और वर्ष 2008 में उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से को अलग करके उत्तराखंड बनाया गया। तो वो डेट थी 9 नवंबर वर्ष 2000, जब उत्तर प्रदेश से उसके उत्तरी हिस्से को अलग करके उत्तराखंड राज्य को बनाया गया। ठीक है। फिर राष्ट्रीय विधिक दिवस भी 9 नवंबर को मनाया जाता है, देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों में कानूनी जागरूकता फैलाना, समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता एवं सलाह प्रदान करना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया जा सके। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस की शुरुआत पहली बार वर्ष 1995 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों को सहायता एवं समर्थन प्रदान करने के लिए की गई थी। भारतीय संसद द्वारा भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को 9 नवंबर 1995 को लागू किया गया। तो आज के हमारे टॉपिक में ये खास चीज़ें रहीं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। तो आज के लिए अपना सफ़र यहीं तक, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।